फिर एक बड़े आंदोलन की आहट है। आंदोलन किस तरह से होगा, किस रूप में होगा, ये अभी सामने नहीं आया है। इसके लिए महापंचायत बैठेगी और महापंचायत में फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो समाज एक बार फिर आंदोलन पर उतरने वाला है, उस समाज के आंदोलन को लेकर आपको कई सारे टेक्स्ट याद होंगे, कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने चलाया था। फैसला का फैसला आप समझ चुके हैं। मैं गुर्जर आंदोलन की बात कर रहा हूं। गुर्जर आरक्षण समिति द्वारा महापंचायत से पहले एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें कई लंबित मांगों को सूचीबद्ध कर बताया गया है। कई सारी मांगे हैं। अपने हक और अधिकार के लिए एक बार फिर गुर्जर समाज संगठित होकर संघर्ष की राह पर चल रहा है। 8 जून को भरतपुर जिले के ऐतिहासिक पीलूपुरा धरना स्थल पर विशाल महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। यानी जिस जगह गई थी कई लोगों की जान, वहीं से फिर पुराना मुद्दा, नया घमासान। अब मसला यह है कि कई जिलों से गुर्जर समाज के लोग धीरे धीरे भरतपुर जाने का प्लान बना रहे हैं। प्रमुख मांगे 5% आरक्षण की पूर्ण बहाली, आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें वापस लेना, शहीदों और घायलों के परिजनों को सरकारी नौकरी देना और इसी तरह की कई मांगे हैं। आखिर क्या कारण है कि गुर्जर समाज को बार बार आंदोलन पर उतरना पड़ता है? क्या यह आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है या फिर सचमुच वो हक और अधिकार जो गुर्जर समाज कह रहा है वो उनका बनता है और किन्हीं कारणों से सियासी दाव पेचों के बीच वो पूरा नहीं हो पा रहा? इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज की चर्चा में। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का पंचतंत्र में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के जिला महामंत्री हैं भरतपुर से योगेश सिंघल साहब जुड़ रहे हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। योगेश भाई, सिंसियरली मुझे एक बार ना सोच कर बताइए, 2-3 विधानसभा सत्र भी गुजरे, क्या इस मसले पर किसी कांग्रेसी विधायक ने कोई सवाल विधानसभा में पूछा या इस पर कोई अपडेट लेने की कोशिश की? देखिए सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, राम राम। गुर्जर आरक्षण का जो आज मुद्दा है, आज का विषय है, आप सबको पता है, केवल भरतपुर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जिस तरीके से इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, कि कोई भी वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सबको एक तरीका होता है। शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, उग्र होकर आंदोलन करते हैं अगर शासन प्रशासन नहीं मानता। उसी रूप में वसुंधरा जी की सरकार थी राजस्थान में, उस समय इन्होंने आरक्षण लेने के लिए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग तो है ये काफी एक परंपरावादी और थोड़ा रूढ़िवादी तो अब तक रहा ही है ये, तो उसके हिसाब से इन्होंने उसको अपना वेश बना के समाज को और प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए सरकार से मांग की कि हमें भी अन्य समाजों की तरह आरक्षण चाहिए। ठीक है। लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना, मजबूरन होके इनको उग्र होना पड़ा और आपने क्या पूरा देश ने सुना और देखा है। लेकिन योगेश भाई देखिए, मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगा, मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि 2007-2008 में जब आंदोलन हुए और जब कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई, उस वक्त यूपीए 1 चल रहा था, फिर यूपीए 2 आया, फिर एनडीए 1, एनडीए 2 आया और अब एनडीए 3 आया है। ठीक उसी तरह प्रदेश में बीजेपी का शासन था, फिर कांग्रेस का आया, फिर बीजेपी का आया, फिर कांग्रेस का आया और फिर बीजेपी का आ गया। कहने का मतलब यह है कि कोई एक धड़ा भी डबल इंजन का फायदा उठाना चाहता तो उठा सकता था। तो कांग्रेस आज इस किस मुंह से ये पूरा इतिहास दोहरा सकती है? देखिए मैं सर, आपने मेरी बात बीच में काटी थी। मैं कहना चाह रहा हूँ, 72 निर्दोष लड़कों की जान इसमें गई थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चेती, बल्कि इनके नेताओं ने और इसको भड़काने का काम किया था। उस समय सरकारें बदली, 5% आरक्षण भी इनको दिया गया, मसौदा भी तैयार किया गया, कांग्रेस ने भी पूरा मसौदा तैयार करके और केंद्र में भिजवाया था। अब चूंकि जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार इसको कह रहे हैं, फिर इसको लागू करने में कहां दिक्कत आ रही? नहीं, आप ये बात कर रहे हैं कि वो जो 2008 से 2013 का पीरियड था उसमें आपने मसौदा भेजा, उस मसौदे के वक्त तो यूपीए 1 था ना साहब, यूपीए 2 भी आ गया था ना।
मेरी बात सुने सर, नवी अनुसूची में इसको शामिल करने में कहां इनको अड़चन आ रही है, आप तो मुझे बताएं। आज मैं वर्तमान की बात कर अच्छा, रहा हूं, क्या परिस्थितियां ठीक है। रही उस समय वो एक अलग बात है, क्या परिस्थितियां नहीं, लेकिन आज जनता वर्तमान सरकार की जवाबदेही को मानते हुए मांग कर रही है और 8 तारीख का अल्टीमेटम भी दिया है गुर्जर योगेश समाज भाई, ने। फिर भी अभी तक किसी तरीके की कोई एक इस तरीके का प्रबंधन, कोई व्यवस्था है, कोई योगेश भाई 2 सेकंड, जो 9वीं अनुसूची वाली बात है, इस पर एक बहुत सिंपल सा सवाल किसी भी अन्य चैनल पर कांग्रेस से पूछा जा सकता है कि भाई साहब ऐसा है कि ये जो 9वीं अनुसूची में डालना था वो यूपीए 1 या यूपीए 2 ने क्यों नहीं डाला, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब और मकसद आप समझते हैं तो आप ये भी समझते होंगे कि 9वीं अनुसूची में डालने से कोई खास अंतर तो पड़ता नहीं, वो तो फिर भी जुडिशियल समीक्षा के दायरे में रहता है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहता है, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन तो हो सकता नहीं। क्या ये बात कांग्रेस ने अपने स्तर पर किसी को समझाने की कोशिश की? सर आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ? लेकिन जब समाज जिस चीज की मांग कर रहा है, समाज जिस चीज की मांग कर रहा है, और आपने सरकार बार बार उसको सरकार में ना होने से पहले इसका दावा कर रही है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम इसको 9वीं अनुसूची में डालेंगे। आगे क्या हो, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या होता है नहीं होता है, लेकिन समाज तो संतुष्ट होगा। आपने इसको छोड़ो, ये तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, आप ये बताएं कि जो इनके मुकदमे लगे हुए थे, जो इन्होंने आश्रितों को नौकरी देने का वायदा किया था, जो हर संभव सहायता देने का वायदा किया, जो राज में भी पूरा नहीं हुआ और गहलोत राज में भी पूरा नहीं हुआ। सही बात है, मैं सहमत हूं, गहलोत राज में भी पूरा नहीं हुआ और राज में भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन वर्तमान सरकार की जवाबदेही बनती है, जब आज चूंकि ये मुद्दा उठा है, आज का ये टाइटल यही रखा गया है, तो आज जवाब नहीं वर्तमान सरकार की बनती है। सर गहलोत राज में भी तो 2-3 बार गुर्जर समाज ने आंदोलन किया था ना। अशोक चांदना जी भेजे गए थे जयपुर से, अगर आपको याद हो, गुर्जर नेता बनाए जाने के लिए, लेकिन बेचारे बन नहीं पाए थे। तो अगर आपको वो पीरियड भी याद होगा तो तब भी तो मुकदमे वापस नहीं हुए थे साहब। अच्छी तरह याद है सर, अच्छी तरह याद है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के राज में एक भी गुर्जर समाज के व्यक्ति की जान नहीं गई, बिल्कुल नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी के राज में 72 लोगों की जानें गई थी, कई घरों के तो चिराग नहीं, पर कांग्रेस राज में मुकदमे तो वापस हो सकते थे ना, कांग्रेस राज में मुकदमे तो वापस हो सकते थे, हुए क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था उस समय थी, जो प्रयास थे वो सरकार ने किए, लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है और जब गुर्जर आरक्षण पुनः 8 तारीख का अल्टीमेटम देके आपके सामने आ रहा है, फिर आप इस तरीके का क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि ढकोसला आप ये पीटते हैं बार बार कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, विकास के काम कर रहे हैं, जबकि आप देखिए देश की हालत क्या हो रही है सर, आम जन की स्थिति क्या है, महंगाई किस दिशा में पहुंच गई, महिला अत्याचार किस दिशा में पहुंच गए, पेट्रोल डीजल गैस रसोई, ये सारा सिस्टम इन्होंने बिगाड़ के रख दिया, सिर्फ जुमलेबाजी और चुनावों पे। नहीं, एक खास बात है, एक खास बात है, इनकी एक मांग और है, आरक्षण आंदोलन में शहीदों के परिवार को अनुकंपा नौकरी और मुआवजा मिले, ये इनकी एक मांग है। अच्छा, टेक्निकली अभी मेरे साथ बीजेपी के गेस्ट नहीं जुड़े, नहीं तो मेरे पास उनके लिए भी बहुत सारे सवाल होते हैं योगेश भाई, और आप मुझे इतना तो जानते हैं, हम 3-4 बार जब भी जुड़े हैं कि मैं बीजेपी से भी सवाल लेता हूं। अभी मुझे मौका नहीं मिल पा रहा तो मैं अभी कांग्रेस को ही रगड़ता रहूंगा, तो लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूं, कुछ कांग्रेस को ज्यादा रगड़ते हैं सर, आप मैंने जो देखा है। अब सर ठीक है, बताइए, बीजेपी वाले भी मुझसे यही शिकायत करके गए अभी कल शाम को, और वो जानते हैं किस मसले पर, वो उस मसले पर जो उदयलाल आंजना वाला मसला चल रहा है उस पर, कि भाई आपने इस पे सवाल तो कांग्रेस से बनते थे, आपने बीजेपी से क्यों पूछा? लेकिन कांग्रेस पर आरोप क्या है उस मसले पर? उस मसले पर कांग्रेस पर आरोप यह है कि उन्होंने अपने लोगों को नियुक्तियां दिलवाई। ये वही आरोप है जो राजीव गांधी सेवा मित्रों को लेकर कांग्रेस पर लगता रहा है, और यही बात है कि जब आप अपने लोगों को नौकरियां या अनुकंपा नौकरियां देने में बिजी थे, उस वक्त शहीद के परिवारों को अनुकंपा नौकरी गहलोत राज ने भी तो नहीं दी। देखिए मैंने कहां से कहां जोड़ा है। गुर्जर समाज के 372 अभ्यर्थी हैं, रीट वाले जो, वो भी मांगों में शामिल है गुर्जर समाज के, उनको नियुक्तियां क्यों नहीं दे रहे? उनको नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है? बार बार ये एसआई का चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी इतने झूठे वायदे करती है जनता से, इतना प्रलोभन देती है, इतना बरगलाने का काम करती है, लड़ाने का काम करती है, लेकिन जब फोर्स में होती है
तब इन सबसे पीछे हट जाती है। ठीक है। और इन्हीं बातों को बिल्कुल दबा के बैठ जाती है। आप देखिए विधानसभा में, हालांकि ये थोड़ा विषय से अलग है, पिछली विधानसभा में हमारे नहीं, आपने विधानसभा में कोई अपडेट नहीं लिया, जो कि मेरा पहला सवाल था। आप उस सवाल को बहुत आसानी से टाल गए, लेकिन 11 मिनट बाद आपको याद दिला रहा हूं। नहीं नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, विधानसभा में हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने कितने जनहित के मुद्दे, कितने पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, लेकिन इनके सरकार के मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं था। और तो और मुद्दे कुछ, जवाब कुछ। मंत्री से सवाल विधायक पूछ रहा है, लेकिन मंत्री चुप होकर ब्यूरोक्रेट्स उसके जवाब दे रहा है। तो इस तरीके से अब किरोड़ी लाल मीणा जी को आप देखिए, सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इतना सीनियर लीडर, वो जाके फैक्ट्रियों पे छापा मार रहे हैं, नकली उर्वरक और खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है आज तक। माफिया किस कदर सक्रिय है। एक तो योगेश भाई, के मंत्री, योगेश भाई 2 सेकंड, योगेश भाई 2 सेकंड, योगेश भाई 2 सेकंड, रोज की बजरी, योगेश भाई 2 सेकंड, योगेश भाई 2 सेकंड। मैं ये आपसे ये कह रहा हूं कि आप भी जिला महामंत्री हैं, और जिला महामंत्री के तौर पर, या कम से कम राहुल गांधी के सपने के हिसाब से जिला महामंत्री को भी इतनी वेटेज मिलना चाहिए कि वो बंदा अगर प्रदेश अध्यक्ष को फ़ोन लगाए तो प्रदेश अध्यक्ष फ़ोन उठाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको कितनी अच्छे से विस्तार से जानकारी है गुर्जर आंदोलन को लेकर, है ना। कल राज्यपाल से जब गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली मिले, अगर आप फ़ोन कर देते कि साहब जब आप उदयलाल आंजना जी की बात करने जा रहे हैं तो राज्यपाल के कान में ये बात भी डाल देना कि गुर्जर महापंचायत करने वाले हैं, आंदोलन हो सकता है, सरकार को चेताए, सरकार को जगाए। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। नहीं, मैं अब बात सुना है, जवाब भी दे दिया आपने, सवाल भी कर लिया आपने। हाँ बोलिए। कहना चाहूंगा कि मुझसे पहले प्रदेश में हमारे और भी नेता बैठे हैं, और भी सीनियर पदाधिकारी बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से ही ऐसा होगा। उन सब ने आपस में कहीं ना कहीं कंसल्टेशन हुआ होगा। तो उन्होंने कंसल्टेशन में ये थोड़ा ना डिसाइड किया होगा कि पहले गुर्जरों को आंदोलन कर लेने दो, उसके बाद इस मसले पर रोटी सेकेंगे। भाई देखो जी, रोटी तो सेकने का काम बीजेपी कर रहा है। ठीक है, रोटी सेकने का काम बीजेपी कर रहा है। और मैं योगेश भाई, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें। मेरे साथ विजय बैसला जी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मैं उनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। विजय भाई, मैं आपको बीजेपी नेता के तौर पर इंट्रोड्यूस करूं या गुर्जर नेता के तौर पर? आपको जैसे करना है कर लो, अभी तो हम समाज की बात करने के लिए आए हैं शायद। तो गुर्जर नेता विजय बैसला मेरे साथ हैं, और स्वागत करता हूं विजय भाई मैं आपका समाचार प्लस पर। अपने अधिकार के लिए एक बार फिर महापंचायत इस निर्णय पर पहुंच सकती है कि प्रदेश के कई लोगों को दिक्कतें हों? नहीं, गलत। महापंचायत इस निर्णय पे नहीं पहुंचेगी। सरकार इस निर्णय पे सब लोगों को पहुंचाएगी कि क्या करना है। आपकी सरकार मेरी थोड़ी होती है, ना तो मेरी सरकार है, ना तुम्हारी सरकार है, ना किसी और, पूरे राजस्थान के लोगों की सरकार है भाई। और सरकार तो उनसे बनती है ना जो सरकार के अंदर हो। हम तो बाहर बैठे हैं आपकी तरह और हमारी तरह, तो हम तो आमजन हैं। एंड लेट्स नॉट गेट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन कि मेरी सरकार या आपकी सरकार। राजस्थान की सरकार है, ठीक है। और राजस्थान की सरकार के सामने मसौदा ये है कि 17 महीने से गुजरों की जो मांगे हैं, एमबीसी की मांगे हैं, उन पे कोई चर्चा भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं हुई, कोई काम भी नहीं हुआ। इसलिए ये सिचुएशन ये बन रही है, और आमजन को हम लोग परेशान करना कतई नहीं चाहते। आपने कोशिश की थी सरकार तक बात पहुंचाने की? हाँ जी, आपने सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की थी? 17 महीनों से मैं खुद निजी तौर से ये सब बातें सबको पहुंचा चुका हूं, इवन सीएम साहब तक को मैं पहुंचा चुका हूं। अच्छा। अब अगर आप ध्यान करें, मेरे ट्विटर पर भी जाएं तो हम कागज हाथ से भी दे देते हैं, और उसके बाद हम पोस्ट भी कर देते हैं ट्विटर पे टैग करके सबको, इवन पीएमओ तक को हमने बता रखा है कि भाई साहब हमारी ये चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं। अब सॉल्व करने का समय तो आ गया ना भाई, कर दीजिए। तो एक सवाल और ये बनता है कि चूंकि आप 17 महीनों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए टिकट नहीं मिला, या टिकट नहीं मिला इसलिए ये महापंचायत? भैया ऐसा है, टिकट तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये जो संघर्ष हो रहा है ना, सबने प्लीज अंडरस्टैंड, और मैं सारे राजस्थान के लोगों को बताना चाहता हूँ, हमने 17 साल संघर्ष किया, हमें क्या मिला? हमें 2 ही चीजें मिली, एक 5% आरक्षण और एक देवनारायण योजना। इसके अलावा हमारे समाज को किसी भी सरकार से कुछ भी नहीं मिला, ये सच्चाई है।
आज की तारीख में 5% आरक्षण रोस्टर प्रणाली के तहत तोड़ करके दिया जाता है, जिसके तहत हमें केवल 2.5 या 1.5% आरक्षण मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, रही बात देवनारायण योजना की, तो आज की स्थिति ऐसी है कि देवनारायण योजना बिल्कुल खड्डे में जाके पड़ी हुई है। दिसंबर के महीने में हमको जाकर के छाती पे बैठ करके, मुझे याद है अपनी एक बार बात हुई थी और आपने कहा था कि आप प्यार से बात करते कैसे करते हैं देवनारायण योजना के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम उस समय जाते नहीं दिसंबर के महीने में, तो जो एडमिशन मार्च में होने थे वो दिसंबर में हुए। उन बच्चों की क्या गलती? 3 महीने में पूरे साल का कोर्स कैसे करेंगे? आज देवनारायण योजना की स्कूटियां वितरित नहीं हो रही हैं, छात्रवृत्तियां जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। भाई आज किसी लेकिन विजय भाई, कभी तो आपको बीजेपी में उम्मीद दिखी होगी ना। आज आप ये कह रहे हैं कि आपकी बीजेपी से उम्मीद खत्म हो चुकी है। अच्छा, हियर मी आउट। बात बीजेपी की थोड़ी हो रही है, सरकार की हो रही है। बीजेपी की सरकार है ना, जिसके संगठन का आप भी हिस्सा है। अच्छा, मेरी बात तो सुनो, लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? बिकॉज कॉन्वर्सेशन तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, वन साइड तो चलेगा नहीं। तो जब बच्चों की छात्रवृत्तियां नहीं मिलेंगी, जब उनको आज चाहिए, 4 साल बाद दी, वेरीफाई नहीं करी, उसकी माँ बाप को तो अपना गहना बेचना पड़ रहा है, खेत बेचना पड़ रहा है ना बच्चे को पढ़ाने के लिए। और देवनारायण योजना केवल बच्चों को पढ़ा करके अपनी हमारी आने वाली जो जनता है और जो बच्चे हैं उनके भविष्य को ठीक करने की है, किसी के पदों की नहीं है। और जब देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने जब पद ग्रहण किया था तो घर आए थे मेरे, तो मैंने उनसे एक ही चीज निवेदन करी थी, मैंने कुछ भी कर लेना इस दुनिया में, लेकिन देवनारायण बोर्ड के साथ गड़बड़ मत करना, क्योंकि समाज के लिए गीता का मामला है और इसमें अगर गड़बड़ होगी तो फिर समाज खड़ा हो जाएगा। और हम सही मायने में मैं बता रहा हूँ, आई हैव नॉट लेफ्ट अ स्टोन अनटर्न्ड टू टॉक टू द डिपार्टमेंट्स, ट्राई एंड टेल देम आर व्हाट आर फ्लाइट इज। एक भी केस अभी तक पिछले 17 महीने से वापस नहीं हुआ है। नहीं, पर कुछ बीजेपी के चेहरे हैं जो बार बार ये गिनाने की कोशिश करते हैं कि कर तो रहे हैं, हुआ तो है। अरे भैया, अगर कर दिया है तो मसौदा ले आओ ना, हाथ पे बता दो ना भाई, हम बावले थोड़े ही हैं, हम भी समझदार हैं। हम समझदार हैं, हम समझते हैं हर चीज को। हमारी तो 6-7 मांगे हैं जो सारी सब जगह अखबार में भी आ चुका है, उसमें बता दो ना मसौदा लेकर के। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो जो आप कह रहे हैं उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्यों ना तब तक रुक जाए। जातिगत जनगणना तो तब होगी जब होगी भैया, अभी तो 8 जून की बात कर लो ना। 8 जून तक मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है, और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, पूरे मेरी बात सुनिए। बार बार मेरे को फोन आ रहे हैं, बात करो। मैंने कहा हम तो 17 महीने से बात करते आ रहे हैं, अब आप बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं। और हमारा रूट प्लान बना हुआ है। तो क्या जवाब मिला? देखते हैं, करते हैं। मैंने कहा भैया अब तो बॉल आपके गेम में, आपके पाले में है। अब आपको जो भी बात करनी है समाज के बीच में आ जाओ, हम लोग जहां जहां जा रहे हैं पंचायत के स्पॉट से टाइम है, कहीं पर भी आ जाओ, अपना मसौदा लेकर के समाज के सामने बैठ लेंगे, कर लेंगे। बंद कमरों में हम लोग बात नहीं करेंगे साहब, क्योंकि बंद कमरों में साजिशें होती हैं। ठीक है, एक सवाल और विजय भाई, मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी इसे इनडिसिप्लिन मान सकती है आपका? समाज पहले है भैया, मेरे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, अगर उनका जिंदगी और भविष्य बर्बाद हो रहा है तो ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, ये सबकी है। अगर हम राजस्थान के अलावा पूरे भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, ठीक है, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना चाहते हैं, तो बच्चों को तो विकसित करोगे ना भाई। ठीक है विजय भाई, मैं चाहूंगा दरअसल आपने जो सवाल उठाए हैं वो मैं बीजेपी लीडर से पूछूं, तो अगर आप मेरे साथ थोड़ी देर रुक सकते हैं विजय भाई, तो थोड़ी देर मेरे साथ ऑनलाइन रुक जाइए, क्योंकि बीजेपी लीडर अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मैं उनसे भी अब सवाल लेना चाहता हूं। वीरेंद्र सिंह बुढ़वार, एक सवाल है सबके साथ, पूरे राजस्थान के लोगों के साथ, कि अगर एक समाज के बच्चों का भविष्य आप अंधकार में ढकेल रहे हो तो आप विकसित राजस्थान कैसे बना सकते हो, इस बात का जवाब मुझे भी चाहिए था। ठीक है विजय भाई, आप मेरे साथ प्लीज अभी थोड़ी देर रहे फोन लाइन पर। जिला उपाध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह बुढ़वार जी, भाजपा के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और राजीव झालानी मेरे संवाददाता हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं। बुढ़वार साहब, 17 महीने मतलब नए लोगों पर केस दर्ज करने का तो पूरा मौका है आपके पास। महेश जोशी पर केस दर्ज करेंगे अपन, उदयलाल आंजना पर केस दर्ज करेंगे अपन, और भी कोई कांग्रेस का बच जाएगा तो उस पर भी केस दर्ज कर लेंगे। जिन गुर्जर बच्चों पर, परिवारों पर पहले से केस दर्ज है, उनका सोल्यूशन निकालने का साहब आपके पास टाइम नहीं है। नहीं, पूरा समय है सरकार के पास में, ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार के पास समय नहीं है। मैं कह सकता हूं कि विजय भाई साहब ने जो मुद्दा उठाया है सही उठाया है, समाज के लिए, समाज की मांगों के लिए
और कर्नल बैसला का जो स्थान है समाज में बहुत पूजनीय स्थान है। नहीं बुढ़वार भाई, वो तो सही मसला उठा रहे हैं और समय समय पर उठा रहे हैं, पर वो तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने 17 महीने में हमको कुछ करके ही नहीं दिया। 17 महीने में सरकार के पास बहुत काम रहते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है। तो क्या इनकी मांगे इतनी छोटी हैं, इतनी हल्की हैं कि 17 महीने में ध्यान नहीं दिया जा सकता था? राजस्थान प्रदेश के जो मुखिया हैं उनसे ज्यादा गुर्जर समाज को कोई नहीं जानता है। वो गुर्जर बावले क्षेत्र के हैं और वे इतने संवेदनशील हैं तो वो हर जाति नहीं तो आप लोगों ने बुढ़वार भाई, क्या आप लोगों ने सरकार को बोला कि 8 तारीख को महापंचायत हो रही, भैया उससे पहले मिल लो, बात कर लो, नहीं तो हम स्थानीय नेता यहाँ पर किसी को क्या चेहरा दिखाएंगे? विजय भाई साहब से मेरी आज सुबह बात हुई थी। सरकार 24 घंटे दरवाजे खुले हैं सरकार के बात करने के लिए। विजय भाई साहब से मैंने भी आग्रह किया कि तो बंद कमरे में क्यों करना है? वो तो कह रहे हैं बंद कमरों में साजिशें होती हैं, खुले में आइए, सबके सामने बात कर लीजिए, कहां डर है? ये कोई आम सभा नहीं है, आम सभा नहीं है कि कोई आदमी कोई आम सभा के तौर पे वो ये कार्यक्रम हो। ये आरक्षण संघर्ष समिति का काम है और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं जो समाज के 100 हो, 50 हो, 200 हो, 250 हो, 500 हो, इनका डेलीगेशन सरकार से बात कर सकता है। 2 सेकंड बुढ़वार भाई, 2 सेकंड मुझे एक बात समझाइएगा, ठीक है? जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार के दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ सकता है, मतलब सरकार उन तक नहीं जा सकती है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि मान लीजिए सरकार का दरवाजा खुला है और कोई नहीं पहुंचा क्योंकि वो हताश है अब तक के अपने सफर से, और वो कह रहा है कि साहब आपको आना पड़ेगा, तो भी सरकार नहीं आएगी क्या? और अगर सरकार नहीं आती, अपनी तरफ से पहल नहीं करती, तो जो भी महापंचायत फैसला ले जिसका खामियाजा सिर्फ प्रदेश नहीं दूसरे प्रदेश के लोग भी जो आना जाना करते हैं भुगतेंगे, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रदेश सरकार आना भी चाहती है, ऐसा नहीं कि प्रदेश सरकार के नुमाइंदा नहीं आना चाहते। ये विजय भाई साहब ये तय करेंगे कि कब काम किसको आना है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं, विजय भाई साहब इसका नाम लेंगे प्रदेश सरकार में से। विजय भाई साहब भी तो कह रहे हैं कि मैंने सीएम तक पीएम तक बात पहुंचाई है। विजय भाई साहब भी तो कह रहे हैं, मैं थोड़ा ना कह रहा हूं जी। मैं कह रहा हूं कि विजय भाई साहब भी तो कह रहे हैं कि मैं तो बात पहुंचा चुका हूं भाई, समाधान ही नहीं हो रहा 17 महीनों से। ये बीच में कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं गैप रहा है जिसकी वजह से ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। यही गैप इस वक्त गुर्जर समाज महसूस कर रहा है सरकार के साथ। बुढ़वार भाई, ये जो आप तकनीकी गैप की बात कर रहे हैं ना, यही गैप गुर्जर समाज महसूस कर रहा है बीजेपी सरकार के साथ इस वक्त। गुर्जर समाज ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार बनी, गुर्जर समाज का अहम रोल रहा है। सरकार के जो मुखिया हैं गुर्जर समाज के क्षेत्र के हैं, उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता गुर्जर समाज को। वो तैयार हैं बात करने के लिए और ये भी जो भी चाहते हैं कि फलाने सरकार के मंत्री को या किसी भी प्रतिनिधि को हम भेजें, वो सरकार तैयार है। विजय भाई साहब से आग्रह है कि इन मुद्दों में अगर कोई समस्या का समाधान ना हो तो कोई आंदोलन की राह पे चले। बाकी तो मैं समझता हूं कि ये कम्युनिकेशन केवल गैप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समस्याएं सरकार चलिए तो आप मान रहे हैं कम से कम। नहीं, ये बड़ी बात है कि आप ये मान रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके मुंह से निकल गया कि कम्युनिकेशन गैप है। और यही तो विजय बैसला कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप है। साहब मैं तो बोले जा रहा हूं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। विजय बैसला जी, आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल हूं, बताइए। आप क्या मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब महापंचायत बैठेगी तो वो इमोशनली सोचेगी या टैक्टिकली सोचेगी? वो ये महापंचायत कैसे सोचेगी, क्या सोचेगी, ये सब का सब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पर निर्भर है। क्योंकि आगे क्या होने वाला है इसका दारोमदार माननीय मुख्यमंत्री जी पर है। उनसे सर्वोच्च तो राजस्थान में कोई है नहीं। ठीक है। और जैसे ही बुढ़वार साहब ने कहा कि भैया हम तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारे बीच में खेले कूदे पड़े हैं, तो भैया दूध को दूध पानी को पानी कर दो ना, यहाँ में क्या दिक्कत है? हमारे लल्ला भी तुम्हारे लल्ला जैसे ही हैं। अगर आप हमको अपने परिवार का हिस्सा समझते हो तो हमारे बच्चे भी तो आप ही के परिवार का हिस्सा हैं। उनसे क्यों छीन रहे होने वाले? ठीक है, एक छोटा सा मौका मैं योगेश सिंघल साहब आपको दे रहा हूं, फिर राजीव झालानी के साथ मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा। योगेश भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप आग में घी डालेंगे या समाधान निकलवाने का प्रयास करेंगे? सर, मैं मेरे साथी और मेरे मित्र वीरेंद्र दोबार जी से पूछना चाह रहा था, क्योंकि वो भी मेरे बराबर के जनरल सेक्रेटरी हैं।
कि बार बार आप कह रहे हो कि कम्युनिकेशन गैप। मैं जहां तक समझता हूं लोकल स्तर पर गुर्जर आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं मोस्टली बीजेपी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एफिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी भी आपके ही हैं। फिर ये सारी ये गैप और ये ना मानना और ये अभी ठीक तक है। कोई मसौदा राजीव झलानी, मेरा एकमात्र सवाल है आपसे, आंदोलन की आहट को लेकर किस तरह से वहां पर चीजें चल रही हैं? क्या समाज के लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है? क्या क्या हलचल है? शॉर्ट में बता दें, फिर मैं ये डिबेट खत्म कर रहा हूं। राजीव झलानी। नमस्कार जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बयाना क्षेत्र में फिलहाल गुर्जर संघर्ष समिति की टीम है और गुर्जर समाज की बनी हुई है जो गांव-गांव में दौरा पीले चावल करके और लोगों को पीले चावल बांटकर पंचायत के लिए 8 तारीख को होने वाली महापंचायत के आमंत्रित कर रही है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति, इस बार गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति करीब 5 वर्ष बाद हरकत में आई है। राजीव भाई, डबल आवाज मिल रही है, इसलिए थोड़ा सा वो जवाब को सुनने और समझने में मुझे दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि जहां गई लोगों की जान, वहीं से पुराना मुद्दा नया घमासान देखना होगा कि किस दिशा में जाता है। गुर्जर समाज को ये लग रहा है कि सरकार ने उनकी अनदेखी की है, इसके पीछे वो अपना तर्क भी दे रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि भाई हमारे दरवाजे खुले हैं, यहां तक आ जाओ, लेकिन गुर्जर समाज दूध का जला है, छाछ फूंक कर पीना चाहता है। कुल मिलाकर यही स्थिति फिलहाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।